एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और मैं आपको इस वाले वीडियो में करा रहा हूँ सेकेंड फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेकेंड फेज जो आया वो क्यों आया, उसका मेन रीज़न क्या था। तो सबसे बड़ा रीज़न था ये बंगाल का पार्टीशन। 20 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन जो थे वो इंडिया के वॉइसरॉय थे। वॉइसरॉय का मतलब होता है मान लो प्राइम मिनिस्टर। तो इंडिया का जो जितना भी डिसीजन होगा वो इंडिया का वॉइसरॉय लेगा। और उस समय जो वॉइसरॉय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। उन्होंने अनाउंस किया कि बंगाल का पार्टीशन किया जाएगा। और उस समय जो बंगाल था वो प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता था। और बंगाल के दो हिस्से किए जाएंगे और जो पहला हिस्सा है उसको बोला जाएगा बंगाल एंड दूसरे हिस्से को कहा जाएगा ईस्टर्न बंगाल। ठीक है, उससे पहले जान लो कि प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल कितना बड़ा था। वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसमें प्रेजेंट डे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर, इसके बहुत सारे पार्ट्स थे। तो एक बंगाल जो था उस समय पे प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल बोल के वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो उन्होंने क्या किया कि बंगाल के दो हिस्से किए। एक का नाम रखा बंगाल जिसका कैपिटल होगा कैलकाटा, उस समय कैलकाटा बोलते थे, और उसका पॉपुलेशन होगा 54 मिलियन। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो थे मेजॉरिटी में वो हिंदू थे एंड मुस्लिम माइनॉरिटी में थे यहाँ पे। उसके बाद दूसरा हिस्सा जो बना वो बना ईस्टर्न बंगाल। इसको आज हम लोग बांग्लादेश के नाम से भी जानते हैं। इसका जो कैपिटल था वो था ढाका एंड इसका जो पॉपुलेशन था वो था 31 मिलियन। यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग थे यानी मेजॉरिटी जो थी वो मुस्लिम्स की थी एंड माइनॉरिटी था वहाँ पे हिंदू लोगों का। उसके बाद इसको इस जो बोला था लॉर्ड कर्जन ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया था 16 अक्टूबर 1905 में। ठीक है, अनाउंस हुआ था वो 20 जुलाई को और उसको इम्प्लीमेंट किया गया 16 अक्टूबर 1905 में। ठीक है, उसके बाद कॉज क्या था, क्यों इस बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था। तो ब्रिटिश लोगों ने जो कॉज बताया और इंडियन लोगों ने जो कॉज बताया, हमें दोनों ही कॉज पढ़ने हैं। तो ब्रिटिश लोगों ने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी की वजह से हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी का मतलब होता है कि बंगाल पर सही से राज करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए हमने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया क्योंकि बंगाल बहुत ज़्यादा बड़ा था। इसके अलावा अगर इंडियन लोगों की बात की जाए तो इंडियन लोगों ने बोला कि इसका रीज़न कुछ और है। जैसे उस समय बंगाल नर्व सेंटर था इंडियन नेशनलिज्म का। इंडिया में जो भी लोग नेशनलिस्ट थे ना उसमें से ज़्यादातर लोग बंगाल से थे। बंगाल बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट लोगों का एक कैपिटल बन चुका था। उसके बाद दूसरा है बंगालीज का जो इन्फ्लुएंस है वो कम करने के लिए, क्योंकि बंगाल एक नेशनल कैपिटल था उस समय पे। तो इसके लिए यहाँ से बहुत सारे नेशनलिस्ट लोग निकल रहे थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, उसके बाद बिपिन चंद्रपाल, ऐसे बहुत सारे लीडर्स जो थे वो बंगाल से बिलोंग करते थे। तो बंगाल में बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म का जोश था, तो उसको कम करने के लिए एंड ब्रिटिश का जो पॉलिसी था डिवाइड एंड रूल, उसके हिसाब से रिलीजियस डिस्पैरिटी लाने के लिए, मतलब फोस्टर डिवीजन करने के लिए, मतलब यूनिटी को तोड़ने के लिए। उस समय जो हिंदू एंड मुस्लिम का जो यूनिटी था उसको तोड़ने के लिए भी बंगाल को डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, तो तुम्हें पता चला क्यों ईस्ट बंगाल में ज़्यादातर लोग मुस्लिम हैं एंड क्यों जो बंगाल बनाया गया उसमें ज़्यादातर लोग हिंदू क्यों थे, क्योंकि वहाँ पे अगर कहीं पे लोग ज़्यादा कम होंगे तो उनमें एक तरह का डिवीज़न देखने को मिलेगा। इसी वजह से बंगाल को दो टुकड़ों में धर्म के हिसाब से बांटा गया था, नॉट बहुत ज़्यादा बड़ा है इसके लिए नहीं बांटा गया था। इसको बांटने का मेन कारण था धर्म जो होता है उसमें यूनिटी कम करने के लिए बांटा गया था। इसके बाद एंटी पार्टीशन मूवमेंट। अब इस पार्टीशन होने के साथ ही क्या क्या हुआ, तो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स साथ में आ गए क्योंकि उनको ये पसंद नहीं था कि बंगाल का इस तरह से पार्टीशन हो सके, जिसमें नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट ऑफ बंगाल, सब लोग साथ आ गए और इसका विरोध करना शुरू कर दिए। इनमें ज़मींदार लोग, मर्चेंट, लॉयर, स्टूडेंट, सब कोई शामिल था। इसके बाद पीपल रिएक्शन, लोगों का क्या रिएक्शन आया जब बंगाल का डिवीज़न कर दिया गया था तब। तो 16 अक्टूबर जिस टाइम पे डिवीज़न इंप्लीमेंट किया गया उसको नेशनल मोर्निंग डे के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, दुख का दिन उसको मनाने गया। इसके बाद लोगों ने उसमें फास्टिंग किया और मतलब खाना नहीं खाया, हड़ताल किया, पैदल चलते हुए गए खाली पैर और गंगा नदी में नहाया। ठीक है, हिंदू लोगों ने ये किया। और उसके अलावा जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने नमाज पढ़ा। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने इस चीज़ का प्रोटेस्ट किया क्योंकि उस समय और कुछ कर नहीं सकते थे इंडियन लोग।
उसके बाद वंदे मातरम लोगों ने रास्ते पर गाया। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नाम का एक गाना लिखा, जिसमें उन्होंने बंगाल के बारे में बहुत ही सुंदर से लिखा था। ठीक है, ये गाना जो है ये आज जो हमारा नहीं बांग्लादेश जो है उसका नेशनल एंथम भी है। ठीक है, उसके अलावा हिंदू और मुस्लिम लोगों ने आपस में राखी बांधी ताकि इनका यूनिटी बना रहे। इन्होंने कस्में खाई कि ये लोग साथ रहेंगे, यूनिटी बना के रखेंगे। तो ये सब देखने को मिला जब बंगाल का डिवीज़न हो गया था तब। उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या आया, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़ोरदार आया था। ठीक है, इसमें सभी लोगों में स्प्रेड हो गया था नेशनलिज्म का थॉट। अब सभी लोग जान गए थे कि ब्रिटिश जो है वो हमारे लिए कुछ नहीं करने वाले, हमें ही उनसे लड़ना पड़ेगा और हमें अपने देश को बचाने के लिए उनसे लड़ना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा दो नए वेपन सामने आते हैं, एक होता है बॉयकॉट और एक होता है स्वदेशी। ठीक है, तो बॉयकॉट का मतलब होता है कि हम लोग ब्रिटिश का जो गुड्स है यानी ब्रिटिश का जो सामान है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, और स्वदेशी का मतलब होता है अपने देश में जो बना हुआ सामान है उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, तो इससे ब्रिटेन में पैसा नहीं जाएगा, ब्रिटेन को लॉस होगा। ये इंडियन लोगों का वेपन था उस समय पे। उसके अलावा जो लोग थे इंडियन, उनका पूरा फेथ खत्म हो गया था ब्रिटिश के ऊपर से कि वो फेयर प्ले करेंगे, जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। इनका पूरा जो फेथ है वो सब खत्म हो गया था। अब सभी लोग मान गए थे कि अगर कुछ करना है तो हमें ही करना पड़ेगा, ब्रिटिश हमारे लिए कुछ नहीं करने वाले। उसके बाद एक नया जन्म, एक नया विचारधारा, एक नया आइडियोलॉजी का जन्म हुआ जिसको बोला गया था असर्टिव नेशनलिस्ट। ठीक है, अगर तुमने इसके पहले वाला वीडियो देखा है जो फर्स्ट फेज ऑफ था, उसमें तुमने देखा होगा कि जो नेशनलिस्ट लोग थे वो लोग लेटर लिख रहे थे, पिटिशन लिख रहे थे, उसके अलावा प्रेयर कर रहे थे ब्रिटिश का, ब्रिटिश के साथ लॉयल थे। लेकिन ये लोग अब ऐसे नहीं हैं। इनका मेन जो था वो बॉयकॉट करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, ब्रिटिश के अगेंस्ट जाएंगे, इस तरह का इनका आइडियोलॉजी था। तो यहाँ पे एक अलग विचारधारा के लोगों का जन्म हो गया था। उसके बाद 1911 में कोलकाता से जो कैपिटल है, पहले जो ब्रिटिश इंडिया थी उसका कैपिटल जो था वो कोलकाता था, लेकिन बाद में उसका जो कैपिटल है वो दिल्ली कर दिया गया, जो कि सेम इसी रीज़न से हुआ था क्योंकि बंगाल में बहुत सारे नेशनलिस्ट लोग और ज़्यादा आने लगे थे। तो इससे तंग आकर ब्रिटेन का जो ब्रिटिश इंडिया थी उसका कैपिटल कोलकाता से दिल्ली कर दिया गया। अब हम लोग को डिटेल में पढ़ना है कि जो असर्टिव नेशनलिस्ट लोग होते हैं वो कौन थे और क्या कर रहे थे वो लोग, और इनका जन्म जब बंगाल का डिवीज़न हुआ उसके बाद हुआ तो क्यों हुआ। तो सबसे पहले देखो, जो पुराने लीडर्स थे वो अभी भी सेम पुराना विचारधारा को ही फॉलो कर रहे थे कि हम लोग अभी भी प्रेयर करेंगे, ब्रिटिश के साथ लॉयल रहेंगे, उनको लेटर लिखेंगे, तब जाके हमें फ्रीडम मिल पाएगा। तो इस समय क्या होता है कि नए लीडर्स आते हैं और वो थोड़े एंग्री यंग मैन टाइप होते हैं, मतलब थोड़े गुस्सैल होते हैं, क्योंकि उनको दिख क्या होता है कि जो पहले वाले जो आइडियोलॉजी थी, जो अर्ली नेशनलिस्ट था, उनसे कुछ नहीं होने वाला, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, तभी ब्रिटिश हमें आज़ाद करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इनका जो डिमांड था वो था कंप्लीट स्वराज, मतलब पूरा इंडिपेंडेंस। ठीक है, ब्रिटिश को यहाँ से जाना पड़ेगा और हम लोग यहाँ पे रूल करेंगे, अपना रूल होगा अपने देश का। तो इसके लीडर्स कौन है, तो इसमें 3 लीडर जो हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस हैं। इनको लाल बाल पाल बोला जाता है, मतलब लाल से बने लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक एंड पाल से बिपिन चंद्रपाल। ठीक है, ये 3 सबसे बड़े असर्टिव नेशनलिस्ट थे। इनका ऑब्जेक्टिव था स्वराज यानी कंप्लीट फ्रीडम अटेन करना, मतलब इंडिया में पूरा फ्रीडम होना चाहिए, इंडियन लोग ही इंडिया पे रूल करेंगे, ब्रिटिश लोगों को इंडिया से जाना पड़ेगा। इनका मेथड क्या था, किस मेथड से ये लोग काम कर रहे थे, तुम्हें पता है। सबसे पहला मेथड था स्वदेशी, मतलब अपने देश का सामान इस्तेमाल करेंगे। दूसरा था बॉयकॉट, मतलब ब्रिटिश का सामान यूज़ नहीं करेंगे। एंड थर्ड था नेशनल एजुकेशन, इंडिया में नेशनल एजुकेशन फैलाएंगे, ब्रिटिश के द्वारा जो बनाया गया एजुकेशन है उसको फॉलो नहीं करेंगे, इंडियन एजुकेशन होगा उसी को फॉलो करेंगे। इसके रहते हुए इन्होंने कॉलेजेस खुलवाए, जैसे बंगाल नेशनल कॉलेज खुलवाया गया, उसके बाद पंचप्पा नेशनल कॉलेज खुलवाया गया चेन्नई में, उसके अलावा ऐसे और भी बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस खुलवाए गए। इनका एक और वेपन था, वो था पैसिव रेजिस्टेंट।
ठीक है। इसमें ये लोग क्या कर रहे थे, नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस दिखा रहे थे, मतलब बिना लड़े ऐसे स्टेप्स ले रहे थे जिसको नॉन वायलेंस की कैटेगरी में डाला जा सकता है, मतलब हथियार नहीं उठाया था इन्होंने। सबसे पहला था रिवाइवलिज्म। रिवाइवलिज्म का मतलब होता है कि जो पुराने इंडियन सुप्योरिटी होती है, ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था कि इंडिया को बहुत इंफीरियर बताया था, कि इंडिया बहुत ही गरीब देश है, जंगली देश है, ऐसा बताया था। तो इन लोगों ने उसको ख़त्म किया और इंडिया को वापस से बताया कि नहीं, तुम लोग सुपीरियर हो, तुम लोग बहुत बड़े हो, तुम लोग बदलाव ला सकते हो, ऐसा इंडियन लोगों में जगाया। ठीक है। इसके रहते हैं उन्होंने शिवाजी फेस्टिवल को दोबारा स्टार्ट किया, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने इसको बंद करवा दिया था। उसके बाद गणपति फेस्टिवल को भी इन्होंने स्टार्ट किया ताकि इंडियन लोग साथ आ सके और उनको पता हो कि उनके पास कितने ज़्यादा स्ट्रेंथ है। उसके बाद दूसरा था पर्सनल सैक्रिफाइस। तो इन्होंने बोला कि अगर तुम लोग सैक्रिफाइस नहीं करोगे तो तुम्हारे आने वाले जो जनरेशन्स हैं, मतलब तुम्हारे जो बच्चे हैं, उन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो इसलिए ये लोग खुद को सैक्रिफाइस करने को भी तैयार हो गए। अपने कितना ज़्यादा इनको तकलीफ दिया गया, इन पर लाठी चार्ज हुआ, इन पर जेल में डाल दिया गया 6-6 साल तक के लिए। ऐसे बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस देने के बाद ये लोग आगे बढ़ पाए थे और इंडिया को फ्रीडम दिला पाए थे। इसके बाद मास इन्वॉल्वमेंट, इन्होंने पहले पूरे लोगों में फैला दिया कि अगर इंडिया को आज़ाद करवाना है, फ्रीडम करवाना है, तो सबको साथ आना पड़ेगा। अगर आपस में ही लड़ते रहेंगे इंडियन लोग तो कभी इंडिया को फ्रीडम नहीं मिलने वाला। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है सूरत स्प्लिट। ठीक है, 1907 में सूरत स्प्लिट होता है। अब इसमें हुआ क्या था, देखो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। 23rd सेशन जो था कांग्रेस का, वो हो रहा था सूरत में। इसमें जो अर्ली नेशनलिस्ट लोग थे उनका डिमांड था कि हम लोग अभी भी सेम वही ब्रिटिश को सपोर्ट करते रहेंगे, ब्रिटिश जो है उनके साथ लॉयल रहेंगे, ब्रिटिश को प्रेयर करते रहेंगे। और वहीं जो दूसरे विचारधारा के जो लोग थे, जिनको हमने अभी कहा था असर्टिव नेशनलिस्ट, उनने बोला था कि नहीं, अब ब्रिटिश के साथ हम लोग लॉयल नहीं रहेंगे, हम लोग अब स्वदेशी एंड बॉयकॉट का रास्ता अपनाएंगे, ब्रिटिश का साथ नहीं देंगे हम लोग। तो अर्ली नेशनलिस्ट लोग ये सुन के बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। उनका मानना था कि नहीं, ऐसे नहीं आज़ादी मिलेगी। तो यहाँ पे एक तरह से क्लैश हो जाता है अर्ली नेशनलिस्ट एंड असर्टिव नेशनलिस्ट के लोगों के बीच में। ठीक है, असर्टिव नेशनलिस्ट लोग जो थे वो चाहते थे कि कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है वो लाला लाजपत राय बने, और अर्ली नेशनलिस्ट के जो लोग थे वो लोग चाहते थे कि रास बिहारी घोष बने। ठीक है, अब इसके वजह से क्या होता है कि कांग्रेस में एक डिसीजन ले जाता है कि कांग्रेस के अब 2 हिस्से किए जाएंगे। एक हिस्सा जो होगा वो अर्ली नेशनलिस्ट लोगों का होगा और एक हिस्सा जो होगा वो असर्टिव नेशनलिस्ट का होगा। तो सूरत स्प्लिट के साथ ही कांग्रेस के 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक होता है अर्ली नेशनलिस्ट का और एक असर्टिव नेशनलिस्ट का। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिप्रेसिव मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको मौका मिल जाता है, क्योंकि कांग्रेस से अब तो अलग हो गए ना असर्टिव नेशनलिस्ट के लोग। तो इन्होंने क्या किया, कैंपेन्स चालू कर दिए, ऐसे ऐसे बातें फैलाई कि अर्ली नेशनलिस्ट के लोग सही हैं, असर्टिव नेशनलिस्ट लोगों से कुछ नहीं होगा, उनके डिमांड्स गलत हैं, उनका जो तरीका है वो गलत है, ऐसे करके कैंपेन्स किए। ठीक है, उसके अलावा जो इनके मेन लीडर थे बाल गंगाधर तिलक, उनको 6 साल तक के लिए जेल में डाल दिया गया और उनको इंडिया से बर्मा भेज दिया गया। बर्मा आज जो देश है उसका नाम है म्यांमार। तो म्यांमार के बारे में जानते होंगे, तो वहां पे उनको भेज दिया गया जेल में। ओके, इसके बाद बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को बैन कर दिया गया, पब्लिक मीटिंग्स को प्रोहिबिट कर दिया गया कि वहां पर मीटिंग्स नहीं हो सकती। इस तरह के स्टेप्स लिए गए। उसके बाद लीडर्स ऑफ द असर्टिव नेशनलिस्ट। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ 3 लीडर के बारे में ही पढ़ना है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्रपाल। इनके 2-2 कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे एग्जाम में लिखने होंगे, क्योंकि सिर्फ 2 कॉन्ट्रीब्यूशन ही आने वाला है। तो सबसे पहला जो हमारे लीडर है वो है बाल गंगाधर तिलक। 1856 से लेकर 1920 तक इनका पूरा लाइफ होता है। अच्छा, इनको फादर ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म कहा जाता है और इनका 2 कंट्रीब्यूशन है ये। पहला है डिमांड फॉर स्वराज, इन्होंने स्वराज का डिमांड रखा था और प्लस इन्होंने एक स्लोगन दिया था जो कि आज भी बहुत फेमस है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, स्वराज का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये स्लोगन इन्होंने दिया था और स्वराज का डिमांड रखा था पूरे इंडिया के लिए ब्रिटिश के सामने।
उसके अलावा प्रीच नेशनलिज्म, सभी लोगों को नेशनलिज्म क्या होता है उसको बताया, लोगों को नेशनलिज्म के लिए लोगों को जगाया और भारत में देशभक्ति फैलाई। उसके लिए इन्होंने गणपति फेस्टिवल को रिवाइव किया, शिवाजी फेस्टिवल को रिवाइव किया। उसके अलावा न्यूज़पेपर्स चलाए दो, एक था मराठा और दूसरा था केसरी। ठीक है, मराठा जो था वो इंग्लिश में था एंड जो केसरी था वो मराठी लैंग्वेज में था। 2 बुक्स भी इन्होंने पब्लिश किए, एक था गीता रहस्य और एक था द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। ठीक है, इसके जरिए उन्होंने नेशनलिज्म को आगे बढ़ाया था। उसके अलावा एस्टैब्लिश होम रूल लीग, तो पुणे में 1960 में इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था होम रूल लीग और उसका मेन मकसद था सेल्फ गवर्नमेंट अचीव करना। ठीक है, तो उन्होंने उसके लीडर्स को ट्रेन किया था, लोगों को उसमें भर्ती किया था, लोगों को सिखाया था कि कैसे करके हम लोग सेल्फ गवर्नमेंट अचीव करेंगे। उसके बाद इनको फॉर्चूनर ऑफ गांधी जी भी कहा जाता है। तो महात्मा गांधी जो थे वो भी इन्हीं के प्रिंसिपल्स पे चलते थे। महात्मा गांधी का भी प्रिंसिपल यही था, स्वराज, बॉयकॉट और स्वदेशी। तो इन्हीं से सीखकर महात्मा गांधी जी भी इंडिया में इसका यूज़ करते हैं। और तुम्हें पता होगा कि महात्मा गांधी की वजह से ही इंडिया को फ्रीडम मिला है। तुम्हें कोई भी 2 पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 2 कंट्रीब्यूशन सिर्फ एग्जाम में आएगा। इसके बाद हमारे जो दूसरे लीडर हैं वो हैं बिपिन चंद्रपाल, 1858 से लेकर 1932। इनको फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट्स इन इंडिया कहा जाता है। ये इनका 2 कंट्रीब्यूशन क्या है, तो पहला है तो है रोल एज अ जर्नलिस्ट। इन्होंने जर्नलिस्ट के रूप में द ट्रिब्यून नाम की न्यूज़पेपर में काम किया है, न्यू इंडिया नाम की न्यूज़पेपर में इन्होंने काम किया है। उसके अलावा इन्होंने नेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया, पूरे देश में जो भारतीय इंडियन एजुकेशन है उसको सपोर्ट किया, उसके लिए स्कूल्स खुलवाए, कॉलेजेस खुलवाने में हिस्सा लिया, ऐसे करके इन्होंने हिस्सा लिया था अपना। उसके अलावा सोशल एंड इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स, तो सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म में इन्होंने क्या क्या किया था, तो पहला है इन्होंने कास्ट सिस्टम को अपोज किया, विडो रिमैरिज को एडवोकेट किया मतलब सपोर्ट किया, एंड वुमेन्स का जो एजुकेशन है उसको भी इन्होंने सपोर्ट किया था। तो इन्हीं की वजह से आज वुमेन्स स्कूल जा सकती हैं, कास्ट सिस्टम खत्म हो चुका है और विडो रिमैरिज दोबारा एक्ट पास हुआ है। तो आज के टाइम पे विडोज भी शादी कर सकती हैं दोबारा। इसके बाद हमारे जो दूसरे लीडर हैं वो है लाला लाजपत राय। इनका जन्म 1865 में हुआ था और 1928 में इनका डेथ हो गया था। इनका डेथ हुआ था लाठी चार्ज के वजह से। ठीक है, लाहौर में इनके ऊपर लाठी चार्ज हो गया था, ब्रिटिश लोगों ने इनके ऊपर बहुत सारी लाठियां चलाई थी जिसके वजह से इंजरी हुई और उनका डेथ हो गया। इनको पंजाब केसरी या शेर ए पंजाब कहा जाता है। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का। ठीक है, ये भी एक पार्टी है, तो इसके ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इन्होंने क्या क्या किया है देखो, ये एक एजुकेशनलिस्ट थे, तो इन्होंने एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारा काम किया। 2 मैगजीन्स चालू किए, एक था यंग इंडिया और नहीं, एक मैगजीन चालू किया यंग इंडिया, न्यूज़पेपर चलाया पंजाबी, वंदे मातरम एंड पीपल। तो इस 2 न्यूज़पेपर्स को इन्होंने पब्लिश किया। उसके अलावा बुक भी लिखा था नेशनल एजुकेशन पे। तो इसके वजह से लोग जान पाए थे, क्योंकि जानने का यही एक तरीका था, बुक्स दो या फिर पब्लिश करो कोई भी न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन पब्लिश करो, क्योंकि उस समय इंटरनेट और बाकी चीज़ें नहीं थी। उसके बाद सोशल रिफॉर्म्स, तो सोशल रिफॉर्म्स में क्या होता है, इन्होंने आर्य समाज का ये हिस्सा थे। उसके बाद इन्होंने डीएवी कॉलेजेस जो हैं उनको एक्सपैंड करने में काम किया था। तो लाहौर में डीएवी कॉलेज को खुलवाने में इन्होंने हिस्सा लिया था। उसके बाद ऑर्फेनेज खुलवाए थे, हॉस्पिटल्स खुलवाया था, स्कूल्स खुलवाया था। सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको भी इन्होंने ही खुलवाया था। उसके बाद पॉलिटिकल वर्क क्या था इनका, तो ये गद्दार पार्टी का हिस्सा बनते हैं जो कि अमेरिका में थी और ब्रिटिश लोगों के सामने इंडिया का जो डिमांड है वो रख रही थी। ठीक है, वहाँ से। इसके अलावा 1928 में लाहौर में जब पुलिस ने इनके ऊपर लाठी चार्ज की तो इन्हें बहुत ज़्यादा इंजरीज हो गई एंड उसी लाठी चार्ज के वजह से इनका डेथ हो गया। ठीक है, इनके जो लास्ट वर्ड्स थे वो कुछ ये थे, एवरी लाठी ब्लो ऑन माई बॉडी विल प्रूव टू बी टू नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। मतलब मेरे शरीर पे लगा हुआ हर लाठी का दर्द ब्रिटिश एम्पायर के जो खात्मे के लिए कील है, खात्मे की कील है। ठीक है, ऐसा इन्होंने लास्ट में कहा था और इसी के साथ इनकी डेथ हो जाती है और हमारे से ये बड़े लीडर जो होते हैं वो विदा हो जाते हैं।
तो तुमसे बस इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं पढ़ना है इस चैप्टर का। मैं इस चैनल पे एसएसटी जो है, तुम्हारे आईसीएसई बोर्ड का जो एसएसटी है यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है, उसके सभी वीडियोस को लाने वाला हूं। तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।